क्या आपने कभी सोचा है जिस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वही भारत 200 साल तक गुलाम कैसे बन गया? क्या एक समुद्री यात्रा पूरे देश की किस्मत बदल सकती है? 1498 में एक आदमी आया, वास्को दा गामा, और 1947 में भारत आजाद हुआ। इन 449 सालों के बीच भारत ने क्या खोया, कितना लुका और कितनी कुर्बानियां दी? आज की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतावनी है। ये कहानी भारत की उस लंबी और दर्दनाक यात्रा की है जो समुद्र की एक खोज से शुरू होकर आजादी की सुबह तक पहुंची। ये कहानी किसी एक युद्ध या एक राजा की नहीं, बल्कि पूरे देश के संघर्ष, आंसुओं, लहू और बलिदान की है। जब आज हम खुले आसमान के नीचे आजादी की सांस लेते हैं, तो शायद ही हम ये महसूस करते हैं कि ये आजादी हमें कितनी बड़ी कीमत चुकाकर मिली है। इस कहानी की जड़ें उस समय में हैं जब भारत दुनिया का सबसे समृद्ध और विकसित देश माना जाता था। कभी भारत ऐसा देश था जहां दुनिया झुक कर देखने आती थी। 15वीं सदी से पहले भारत की पहचान ज्ञान, विज्ञान, व्यापार और संस्कृति के केंद्र के रूप में थी। गणित में शून्य का आविष्कार, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति, खगोल विज्ञान की गहरी समझ और विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, ये सब भारत की ताकत थे। भारत का कपड़ा उद्योग, खासकर सूती और रेशमी वस्त्र, पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। यूरोप, अरब और एशिया के व्यापारी भारत के बंदरगाहों पर आकर माल खरीदते थे और मुनाफा कमाकर अपने देशों में बेचते थे। लेकिन भारत की यही समृद्धि धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। यूरोप के देशों की नजर भारत की दौलत पर टिक गई। उस समय यूरोप में मसालों की बहुत ज्यादा मांग थी। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और इलायची वहाँ सोने से भी महंगे दामों पर बिकते थे। भारत तक पहुँचने के जमीनी रास्तों पर अरब और तुर्क शासकों का नियंत्रण था, जो भारी कर वसूलते थे। यूरोप चाहता था कि भारत तक पहुंचने का कोई ऐसा रास्ता मिले जहां बीच में कोई रोक टोक ना हो। यही लालच समुद्री खोजों की शुरुआत बना। यहीं से इतिहास में प्रवेश होता है वास्को दा गामा का। वास्को दा गामा पुर्तगाल का एक साहसी नाविक था, जिसे समुद्र की गहराइयों और सितारों की चाल का अच्छा ज्ञान था। पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने उसे भारत तक समुद्र के रास्ते पहुंचने का मिशन सौंपा। 8 जुलाई 1497 को वास्को दा गामा 4 जहाजों और लगभग 170 नाविकों के साथ लिस्बन बंदरगाह से रवाना हुआ। ये यात्रा केवल एक खोज नहीं थी, बल्कि मौत और जिंदगी के बीच की जंग थी। महीनों तक समुद्र में भटकना, जहाजों में फैलती बीमारियां, खाने पीने की कमी और भयानक तूफान, ये सब इस यात्रा का हिस्सा था। कई नाविक रास्ते में मर गए, लेकिन वास्को दा गामा ने हार नहीं मानी। अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित केप ऑफ गुड होप को पार करना उस समय लगभग असंभव था माना जाता था। तेज हवाएं, ऊंची लहरें और अनिश्चित मौसम हर जहाज को निगल लेने को तैयार रहते थे। लेकिन वास्को दा गामा ने इस खतरनाक रास्ते को पार किया और अफ्रीका के पूर्वी तट तक पहुंचा। वहां मालिंदी नामक स्थान पर उसे एक अनुभवी अरबी नाविक मिला, जिसने उसे मानसूनी हवाओं की मदद से भारत पहुंचने का सही रास्ता बताया। अंततः 20 मई 1498 को वास्को दा गामा भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। यहीं एक बार फिर सवाल उठता है, क्या वास्को दा गामा ने भारत की खोज की? सच ये है कि भारत पहले से ही एक महान और विकसित सभ्यता था। वास्को दा गामा ने भारत को नहीं खोजा, बल्कि यूरोप के लिए भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता खोजा। लेकिन यही रास्ता आगे चलकर भारत की गुलामी का रास्ता बन गया। शुरुआत में पुर्तगाली 3 व्यापारी बनकर आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हिंसा और जबरदस्ती का सहारा लेना शुरू कर दिया। इसके बाद डच, फ्रांसीसी और अंततः अंग्रेज भारत पहुंचे। अब कहानी मुड़ती है अंग्रेजों की ओर। सन 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। नाम था व्यापार, लेकिन असली मकसद था धन और सत्ता। अंग्रेज बहुत चालाक थे। वे तलवार लेकर नहीं आए, बल्कि समझौते और मुस्कान लेकर आए। उन्होंने भारतीय राजाओं से दोस्ती की, उन्हें तोहफे दिए और धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत की। मुगल शासकों के समय अंग्रेजों को व्यापार की कई छूट मिली। जहांगीर और शाहजहां जैसे शक्तिशाली शासकों ने अंग्रेजों को फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति दी। उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये व्यापारी एक दिन पूरे देश के शासक बन जाएंगे। अंग्रेजों ने भारतीय राजनीति की कमजोरियों को पहचाना और फूट डालो, राज करो की नीति अपनाई। 1757 की प्लासी की लड़ाई भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। ये लड़ाई हथियारों से ज्यादा विश्वासघात से जीती गई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अपनों ने ही धोखा दिया। मीर जाफर जैसे लोगों को सत्ता और धन का लालच देकर अंग्रेजों ने अपने पक्ष में कर लिया। प्लासी की हार के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे ताकतवर शक्ति बन गई। इसके बाद शुरू हुआ भारत की लूट का वो दौर, जिसने देश को अंदर से तोड़ दिया। अंग्रेजों ने किसानों पर भारी लगान लगाया। सूखा हो या बाढ़, टैक्स वसूली नहीं रुकी। किसानों को मजबूर किया गया कि वे नकदी फसलें उगाएं, जिससे अंग्रेजों को फायदा हो। भारत का पारंपरिक उद्योग, खासकर हथकरघा, पूरी तरह तबाह कर दिया गया। कारीगर बेरोजगार हो गए, गांव उजड़ने लगे और लोग भूख से मरने लगे।
अंग्रेजी शासन में भारत ने कई भयानक अकाल झेले। इन अकालों में करोड़ों लोग मारे गए। 1943 का बंगाल अकाल मानव इतिहास की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक था। गोदामों में अनाज होने के बावजूद लाखों लोग भूख से। ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी नीतियों का नतीजा थी। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार दुनिया को बताया कि अंग्रेज भारत की संपत्ति कैसे इंग्लैंड ले जा रहे हैं। इसे उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा। भारत धीरे धीरे गरीब और कमजोर होता चला गया, लेकिन इस अंधेरे में भी आजादी की चिंगारी जल रही थी। 1857 में मंगल पांडे के विद्रोह ने पूरे देश को झकझोर दिया। ये पहला मौका था जब भारतीयों ने संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हालांकि ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने अंग्रेजों को डरा दिया। इसके बाद समाज सुधारकों और क्रांतिकारियों ने लोगों में नई चेतना जगाई। महात्मा गांधी के आगमन ने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन बना दिया। सत्य, अहिंसा और आत्मबल के रास्ते पर चलते हुए भारत ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन ये आजादी बलिदानों, आंसू और दर्द की कीमत पर मिली। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपने इतिहास को भूल गए तो अपनी आजादी की कीमत भी भूल जाएंगे। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आजादी के बाद क्या हुआ? क्या आजादी मिलते ही सब ठीक हो गया? कैसे भारत का संविधान बना? लोकतंत्र की नींव कैसे रखी गई? और सबसे दर्दनाक सवाल, गांधी जी की हत्या क्यों हुई और कैसे हुई? जिस आजादी के जश्न में देश डूबा था, उसी आजादी के साथ भारत और पाकिस्तान कैसे अलग हो गए? बंटवारे के समय कितने दंगे हुए, कितने निर्दोष लोग मारे गए और कैसे लहू से लाल हो गई धरती। ये कहानी आजादी के बाद के भारत की है। एक ऐसी कहानी जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होता, इतिहास समझने के लिए होता है।